गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हम EL 207 सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर की फर्स्ट यूनिट के टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने कवर कर लिया है फर्स्ट यूनिट से, वो हमने नंबर सिस्टम के टाइप्स पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं। देन हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम की किसी एक नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे बदलते हैं किसी भी नंबर को। फिर हमने उसके बाद हमने पढ़ा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है, बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर हमने इस 1.4 टॉपिक कवर किया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को यानी साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। देन वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी नंबर का, बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, और फिर टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज करके हम किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा पैरिटी बिट क्या होती है, ग्रे कोड क्या होता है, एक्सेस 3 कोड क्या होता है, आशिकी कोड क्या होता है। ये टॉपिक हमने आज तक कवर कर लिए हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है कि हैमिंग कोड्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होते हैं, देन हम देखेंगे कि हैमिंग कोड्स क्या होते हैं। ओके, देखिए किसी भी रियल नंबर को हम स्टोर करने के जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये तरीके होते हैं किसी भी रियल नंबर को स्टोर करने के। जैसे ये है कि अनसाइंड इंटीजर को कैसे स्टोर करते हैं, डायरेक्ट इंटीजर लिखते हैं, ठीक है, जैसे 21, 25। साइंड इंटीजर को कैसे लिखते हैं, साइन का मतलब उसके जैसे हम साइन मैग्नीट्यूड नंबर पढ़े हैं ना कि आगे साइन बताना पड़ता है कि पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अनसाइंड फिक्स पॉइंट नंबर, फिक्स पॉइंट नंबर है ना फ्रैक्शन वाला नंबर, तो इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट ऐसे लिखा जाता है। साइन फिक्स पॉइंट में साइन आता है, इंटीजर आता है, फ्रैक्शन आता है। जो हम देखना चाह रहे हो हम देख रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक तरीका होता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो उस फ्लोटिंग पॉइंट में हम देखते हैं नंबर का साइन देखते हैं, उसका एक्सपोनेंट देखते हैं, यानी जो पावर में जो टर्म आती है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। जैसे 2 की पावर 10, तो वो 10 होता है ना, वो एक्सपोनेंट होता है। फिर हम लिखते हैं साइन और फिर लिखते हैं मैंटिसा, ठीक है। ये तरीका आज हम पढ़ेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होते हैं, किस तरीके से हम किसी भी संख्या को फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट एक बहुत वाइड रेंज कवर करती है और हम कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट से यूज करते हैं, ठीक है। वेरिएबल लेंथ के नंबर, साइन, साइज और कितने डिजिट का है, ठीक है। अनसाइंड रैशनल नंबर और साइंड रैशनल नंबर, रैशनल है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 पार्ट होते हैं, तो साइन हो गया तो साइन के साथ फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इस तरीके से हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम फ्लोटिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं। This representation does not reserve a specific number of bits for the integer part or the fractional part, कि किसी भी नंबर का इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट के लिए कोई फिक्स बिट्स नहीं होती, फिक्स संख्या नहीं होती। इंस्टेड इट रिजर्व्स ए सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स फॉर द नंबर called the mantissa or significant and a certain number of bits to say where within this number the decimal place sits called the exponent। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दशमलव का नाम ये जो बताना चाह रही हूँ ये होता है कि किसी भी नंबर को जो हम जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे एक नंबर है 1 2 3 4 5, ये एक दशमलव नंबर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। 12,345 एक नंबर है। इस नंबर को अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखिए, तो हम उस नंबर को दशमलव में रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन होता है जो नंबर का वैल्यू बता रहा है वो तो होता है मैंटिसा या सिग्निफिकेंट कहते हैं उसको, मैंटिसा या सिग्निफिकेंट, यानी जो रिप्रेजेंट करता है उसकी नंबर की वैल्यू क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 है। और जो दूसरा पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है, जैसे दशमलव नंबर सिस्टम है तो इसी नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो 1.2345, 4 के बाद दशमलव लगाए ना तो 10 की पावर 4 लिख दिया, ठीक है। अगर हम पॉइंट यहाँ लगा देते 0.12345 तो हम 10 की पावर क्या लिखते, 3 और 2 5 -5 लिखते 10 की पावर, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव पावर जाती है, राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव पावर आती है। जैसे 25.5 है
तो 25.5 को हम आप 255.0 भी लिख सकते हो। 255.0 कैसे लिखोगे? 225.5 बराबर 255.0 इंटू 10 की पावर माइनस 1, यानी बटा में 10 कर रहे हैं, उसको 10 का भाग दे रहे हैं। 255 में अगर हम 10 का भाग देंगे तो 25.5 ही आएगा ना। तो हमने जो बटा में 10 लिखा है उसको पावर में लिया तो ऊपर 10 की पावर -1 आ गया। ऐसे ये नंबर है। अब इसका मतलब गुणा में 10,000 है इसके, तो इसको 10,000 से गुणा करो तो यही नंबर आएगा। ठीक है। अगर मैं इसी संख्या को लिखती आगे 2 जीरो और लगा के लिख देती 101 मतलब 1 2 3 4 5 एंड 0 0, तो यहाँ पे मेरे को गुणा करता है 10 की पावर -2। यानी अगर हम पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करते हैं राइट की तरफ तो हम माइनस में पावर लेते हैं, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो प्लस में पावर लेते हैं। ये तो लिखना समझ में आ रहा है। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट या मैंटिसा। ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं 10 की पावर 4, ये इसका एक्सपोनेंट हो गया, ये 10 हो गया इसका बेस नंबर का। ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से हम बाइनरी नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, तो जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स उसमें पढ़ रहे हैं तो हम बाइनरी नंबर्स के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द फ्लोटिंग नंबर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर हैज़ 2 पार्ट्स। कि किसी भी नंबर का फ्लोटिंग नंबर अगर हम लिखते हैं तो 2 पार्ट होते हैं उसके अंदर। द फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट ए साइंड फिक्स पॉइंट नंबर कॉल्ड मैंटिसा। ये फिक्स पॉइंट नंबर इसको हम बोलते हैं मैंटिसा या सिग्निफिकेंट। ठीक है। द सेकेंड पार्ट ऑफ डेजिग्नेट्स द पोजिशन ऑफ द डेसिमल और बाइनरी पॉइंट। की दूसरा पार्ट है ये बताता है कि दशमलव कहाँ स्थित है। 10 की पावर 4 है यानी 4 डिजिट के बाद स्थित है। 10 की पावर -4 होता तो इसके आगे हम 4 जीरो और लगा लेते। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंट। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल यानी पावर कितनी है उसकी, ये पावर है उसकी। ठीक है। द घात जिसको बोलते हैं ना, एक्सपोनेंट यानी घात है। द फिक्स पॉइंट मैंटिसा में भी फ्रैक्शन और एन इंटीजर। ये जो फिक्स पॉइंट ये मैंटिसा ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फिक्स वैल्यू भी हो सकता है। तो जो मेन हम तरीका बता रहे हैं वो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का हम बोलेंगे m गुणा r की पावर e। m मतलब मैंटिसा, r मतलब उसका बेस या रेडिक्स, e यानी एक्सपोनेंट। ये तरीका होता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये देखिए, अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज रिप्रेजेंट बाय द ट्रिपल वैल्यूज़। ये 3 वैल्यूज़ हम लिखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में। अब हमने देखिए इससे पहले की जो स्लाइड हमने इसमें लिख लिया, तो हम ये तो लिखने का तरीका हुआ। जब हम इसको अगर हम रजिस्टर में वैल्यू सेव करते हैं, कंप्यूटर में सेव करेंगे इस वैल्यू को, तो हम कैसे करेंगे? मैंटिसा वाले पार्ट को एज इट इज़, एक्सपोनेंट वाले पार्ट को एज इट इज़ और उसके साइन को एज इट इज़। यानी 3 वैल्यूज़ हमें चाहिए। एक तो नंबर का साइन बताएगा कि प्लस का नंबर है, माइनस का नंबर है। एक पोर्शन बताएगा कि सिग्निफिकेंट क्या है, मैंटिसा क्या है। एक पोर्शन बताएगा एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है। तो इस तरीके से हम सेव करेंगे। देखो ये साइन बता रहा है, ये एक्सपोनेंट की वैल्यू बता रहा है, ये फ्रैक्शन या मैंटिसा वाले पोर्शन की वैल्यू बता रहा है। ठीक है। एस इज द साइन बिट, 0 इज पॉजिटिव। अब क्योंकि हम बाइनरी नंबर्स के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो अगर 0 है तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है और 1 है इसका मतलब नेगेटिव नंबर है, जो कि हम साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में पढ़ते हैं। ठीक है। ई इज द एक्सपोनेंट फील्ड। ये एक्सपोनेंट फील्ड है कि पावर घात क्या है, घात बताएगा। ये जो वैल्यू होती है वो घात बताएगी, जो भी वैल्यू होगी। जैसे अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर छोटा नंबर है 0 के आसपास है तो उसके एक्सपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी। और अगर हमें किसी नंबर की रेंज बढ़ानी है, मतलब नंबर के जैसे एक हम लिखते हैं 1.33, एक हम लिखेंगे 1.333333, तो अगर रेंज बढ़ेगी तो एक्सपोनेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये तो नॉर्मल सी बात है। और जो फ्रैक्शन फील्ड है ये जो है ये हमारा बताता है मैंटिसा की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की वैल्यू कैसे निकालते हैं? -1 की पावर s, -1 की पावर s यानी -1 की पावर साइन क्या होगा? अगर 1 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 0 तो पॉजिटिव हो जाएगा, इनटू वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन की ये जो वैल्यू इनटू में 2 की पावर वैल्यू ऑफ e। क्योंकि हम बाइनरी नंबर पढ़ रहे हैं इसलिए ये देखो 2 लिख रहे हैं। दशमलव केस में यहाँ पे 10 की घात लिखी थी, अभी हम 2 की घात लिखेंगे। ठीक है। इस तरीके से हम बाइनरी नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, सॉरी ये यहाँ पे लिखना था। अब देखिए
अब हम कंटिन्यू उसी में बात करते हैं। देखिए, ओनली द मेंटिसा एंड द एक्सपोनेंट ई आर फिजिकली प्रेजेंटेड इन द रजिस्टर। तो हम, क्योंकि हम बाइनरी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, तो हम बाइनरी नंबर्स पे जाएंगे। दशमलव नंबर का जो बताया था मैंने एग्जाम्पल, वो आप लोगों को समझने के लिए बताया था, जो लिखा था ना 1 2 3 4 5 को कैसे लिखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट में। अगर उसी की जगह हम बाइनरी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम बाइनरी नंबर्स पढ़ रहे हैं तो उनको हम क्या करते हैं, रजिस्टर में स्टोर करते हैं। तो रजिस्टर में स्टोर करना है किसी नंबर को, तो वैल्यूज स्टोर की जाएंगी। तो जब भी हम रजिस्टर में नंबर स्टोर करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में, तो हम लिखते हैं एक तो उसकी साइन बिट, एक उसका एक्सपोनेंट, ठीक है, और एक उसकी मेंटिसा। ये हम 3 चीज़ लिखते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के टाइम में। जो ये बायस्ड फॉर्म लिखी हुई है, ये एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई दशमलव नंबर है, उसको हमने बाइनरी में बदल दिया, तो कई बार जैसे बाइनरी में बदलने के बाद क्वेश्चन में आ जाता है कि फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट कीजिए, एक्सपोनेंट को एक्सेस 3 में रिप्रेजेंट कीजिए। तो एक्सेस 3 इसकी बायस्ड फॉर्म हो गई कि मान लीजिए इसकी एक्सपोनेंट पावर आई, किसी भी नंबर की पावर आ गई 5, तो 5 का मतलब 101। तो 101 का एक्सेस 3 क्या होगा, इसमें 3 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 5 है 3 8, 1000, यानी 8 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसको बोलते हैं बायस्ड फॉर्म, जिस फॉर्म में हमें आंसर मांगा गया। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि क्यों लिखा हुआ है यहाँ बायस्ड फॉर्म, ठीक है। A floating point binary number is represented in a similar manner except that it uses base 2 for the exponent। कि एक्सपोनेंट के लिए क्या बेस होता है इसका 2, जैसे दशमलव में 10 होता है, बाइनरी में 2 होता है। A floating point number is said to be normalized if the most significant digit of the mantissa is 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है। तो वो नंबर जिसकी मेंटिसा की MSB सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ना, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट आती है, वो अगर 1 है तो नॉर्मलाइज रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे किसी भी नंबर को, बाइनरी वाले नंबर को, अगर इस तरीके से कोई नंबर लिखा गया तो हम -1 की पावर s मतलब साइन बिट 0 या 1 जो भी होगी वो, इंटू में 1 प्लस m इंटू में 2 की पावर e -22, ठीक है। 1 प्लस m एक्चुअली मेंटिसा है, ठीक है। 1 मतलब 1 पॉइंट हम कुछ वैल्यूज़ लिखते हैं तो m में हम 1 जोड़ते हैं। e पावर -22 का मतलब देखिए, फिर से मैं बताऊंगी, ये जब हम एग्जाम्पल लेंगे उस टाइम मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी कि बायस में e -22 क्यों लिखा है। एक्सपोनेंट को अगर हम देखिए एक्सेस 3 में लिखेंगे तो उसमें 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअल नंबर निकालने के लिए हमें इस e में से 3 घटाना पड़ेगा। तो जो बायस फॉर्म है, जैसे एक्सेस 3 बायस्ड फॉर्म है, तो उसमें 3 घटा के लिखा है, ठीक है। इस तरीके से हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब ये 1.m है एक्चुअली, ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड जब भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसी भी नंबर का, तो जो MSB होगी वो इस तरीके से आएगी, ±1 पॉइंट। अब जो बिट्स आएंगे V1 V2 V3 जो आएंगे, इंटू में 2 की पावर n, ठीक है। n यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट हो गया। इस तरीके से हम नंबर को लिखेंगे। अब देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फ्लोटिंग पॉइंट में किस तरीके से हमने नंबर को रिप्रेजेंट किया है। सपोज नंबर इज यूजिंग 32 बिट फॉर्मेट। जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पढ़ते हैं तो हम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा एक फिक्स वैल्यूज़ लेते हैं कि 32 बिट फॉर्मेट लेना है, 64 बिट फॉर्मेट लेना है। ये स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं IEEE के द्वारा। ये स्टैंडर्ड को ही हम यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो 32 बिट फॉर्मेट लेते हैं, इसका मतलब हमें टोटल डिजिट्स जो यूज़ करनी है वो 32 बिट्स यूज़ करनी है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब देखिए आगे देखिए, द 1 बिट साइन बिट 8 बिट फॉर, अब इसमें से 32 बिट में से देखिए 1 बिट तो साइन बिट के लिए लेनी है, 8 बिट फॉर साइंड एक्सपोनेंट की, एक्सपोनेंट के लिए हमें 8 बिट लेनी है, और जो बची हुई 23 बिट हैं वो हमें लेनी है किसके लिए, जो बची हुई 23 बिटें हैं वो हमें लेनी है मेंटिसा पार्ट के लिए। ये इसको बोलते हैं सिंगल प्रिसिशन फॉर्मूला, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इस दूसरा इसका नाम है IEEE 754, जो कि 32 बेस होता है। IEEE 754 एक स्टैंडर्ड डिफाइन है फ्लोटिंग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए।
ये जो है स्टैंडर्ड है, इसमें जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को, तो टोटल जो बिट्स यूज़ करेंगे हम 32 बिट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम एग्जाम्पल पे कंटिन्यू करते हैं कि हम एक 32 बिट का फॉर्मेट IEEE 754 हम फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। 32 बिट का फॉर्मेट है, इसमें आगे एग्जाम्पल में दिया गया है कि साइन बिट के लिए 1 बिट, 8 बिट फॉर साइन एक्सपोनेंट, इन एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 8 बिट यूज़ करेंगे। बच्चे जो 23 बिट है वो हम फ्रैक्शन पार्ट को या मैंटिसा पार्ट को, क्योंकि हम डेसिमल में मैंटिसा बोलते हैं, यहाँ फ्रैक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। द लीडिंग बिट 1 इज़ नॉट स्टोर्ड, जो 1 बिट है, जो लीडिंग बिट है, वो इसमें स्टोर नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो नॉर्मल सी बात है कि नॉर्मलाइज्ड फॉर्म जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑटोमेटिक हम उसमें 1 बिट ऐड करके लिखेंगे। जैसे कि इससे प्रीवियस पार्ट में अगर आपने देखा हो तो यहाँ देखो 1 बिट, 1 + m लिख रखा है, 1 पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 लिख रखा है ऑलरेडी, इसलिए उस बिट को हम यूज नहीं करेंगे। एंड इट इज़ रेफर्ड टू एज ए हिडन बिट, जिसको हम हिडन बिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक -53.5 एक नंबर है, डेसिमल नंबर है, इसको हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रिप्रेजेंट करना है बाइनरी की फॉर्म में। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस है, इसका मतलब साइन बिट क्या होगी? 1 होगी, तो इसलिए साइन बिट हमने लिख दी 1। 53.5 को अगर हम बाइनरी में बदलते हैं तो आप बदल के देख लेना। 53.5 को पहले 53 को बदलना, 53 को आ जाएगा 110101। कन्वर्ट करके देख लो, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस नंबर को कन्वर्ट करके देख लो। ये 2 की पावर 0 से गुना, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 0 2 की पावर 3 से, ये 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5 से। तो 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16 48, और 2 की पावर 2 4 48 और 4 52, और 2 की पावर 0 1 53। तो ये संख्या होगी 53। ठीक है, माइनस का 53। और 0.5 को अगर हम गुणा करेंगे, दशमलव संख्या को अगर हम बाइनरी में करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 0.5 गुणा 2 10, 0.1 इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन देख लेना, समझ में आ जाएगा कैसे बदला है। ये हमने एक्चुअल जो हमारा नंबर था नॉर्मलाइज्ड फॉर्म वो हमने मिल गया है। ठीक है, अब हम इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, साइन बिट आ गई 1। ठीक है, अब इस नंबर को जब हम नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें दशमलव कहाँ लेके जाना है? दशमलव हमें 1.1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 1.1011011। इस पॉइंट को उठा के यहाँ लाना पड़ेगा, सिर्फ एक छोड़ना पड़ेगा MSB पे, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म की। जिसकी MSB होती है वो 1 होती है, वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होती है। यानी इस संख्या को हम ऐसे लिखेंगे जब हमारा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होएगा। तो माइनस का अगर हम पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो हम 2 की पावर किससे गुणा करेंगे? जैसे दशमलव होती है संख्या, तो 10 की पावर हम किससे? 5 से शिफ्ट कर रहे हैं तो 5 लिखते, 3 और 2 5, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ क्योंकि बाइनरी संख्या इसलिए 2 की पावर 5 से गुणा किया है। आ गया समझ में? जैसे दशमलव में शिफ्ट करते हैं, जैसे आप लिखते हो 2005 एक संख्या है, तो अगर मैं उस 2005 को लिखती हूँ 2.005, यानी दशमलव को मैं 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर रही हूँ, तो उसको क्या 2005 को कैसे लिख सकती हूँ? 2.005 गुणा में 10 की पावर 3। ठीक है, आगे समझ में? तो सेम यही, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो जहाँ दशमलव 10 की पावर में जाता था यहाँ 2 की पावर में जाएगा। 5 से ये दशमलव इस तरफ शिफ्ट हुआ है तो 5 से हम गुणा करेंगे। ये हमारा नॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन हो गया फ्लोटिंग पॉइंट का। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, पर आंसर जब कंप्लीट होगा जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब हम इस वैल्यू को हमें 32 बिट में रिप्रेजेंट करना है। एक साइन बिट, 8 बिट का हमें एक्सपोनेंट लेना है, 23 बिट का हमें फ्रैक्शन पार्ट लेना है। यानी साइन बिट तो हमने लिख दी क्योंकि नेगेटिव है, 1 लिख दी। अब देखिए जब भी हम नॉर्मलाइज्ड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो 1 है इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है तो हम 1 पॉइंट करके ही आगे की संख्या लिखेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन में MSB हमेशा 1 होती है। तो इसको बोलते हैं हम हिडन वैल्यू। जो ये 1 है इसको हिडन वैल्यू बोलेंगे। तो 1 के बाद की हमारे पास क्या संख्या बचती है? ये देखिए, एक बार यहाँ मैं कर्सर रख रही हूँ तो बची हुई संख्या जो हमारी ये मैंटिसा पार्ट बन जाएगी 101011। तो ये तो हमारी होगी 6 डिजिट की। अगर हमें इसे 32 की बनानी तो इसके आगे 32 की नहीं 23 की बनानी है। 23 देखो यहाँ 23 बिट का बनाना है ना फ्रैक्शन पार्ट को, मैंटिसा को। तो अगर हमें इसे 23 का बनाना, पॉइंट के इधर की संख्या को भूल जाइए, ये हमारे पास 6 है तो 6 के आगे हमें कितनी जीरो और जोड़नी पड़ेंगे? वही पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो जोड़ो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा नंबर पे, क्योंकि ये दशमलव के बाद का पार्ट है तो ये इस तरफ जीरो जुड़ती जाएंगी इसमें। तो हमने लिखा 101011, ये तो हमारा दशमलव के बाद की संख्या लिख दी। और आगे हमने 23 बनाने के लिए इसमें बची हुई कितनी जीरो ऐड कर दी, क्योंकि हमारे पास 6 ऑलरेडी हैं तो हमने इसके अंदर 17 जीरो ऐड कर दी। ये 17 जीरो ऐड कर दी, ये हमारा 23 बिट का हो गया
फ्रैक्शनल पार्ट। आ गया समझ में? साइन बिट लिखते हैं, फिर एक्सपोनेंट लिखते हैं, फिर मैंटिसा लिखते हैं। तो मैंटिसा पार्ट हो गया, मैंटिसा इसको बोलते हैं, एक्सपोनेंट इसको बोलेंगे, साइन का इसका साइन, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए साइन 1। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं होता तो हम इस बिट को भी इंक्लूड करके लिखते, फिर हम लिख सकते थे 0.1101011, यानी पॉइंट को सबसे पहले ले जाते 0.1 कर देते, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में इसलिए हमेशा 1 पॉइंट करके संख्या लिखी जाएगी, और इस 1 को हम हिडन मानते हैं। जब भी हम इस नंबर को वापस लिखेंगे तो हमेशा 1 पॉइंट करके ही आगे की ये संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने एज इट इज़ लिख दी मैंटिसा पार्ट में। 2 की पावर 5, 5 का मतलब क्या होता है? 5 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 101, तो 101 लिख दिया, 5 लिख दिया 101। लेकिन कितने बिट का बनाना है इसको बनाना 8 बिट का। तो इस तरफ 0 नहीं जोड़ेंगे, हम 0 जोड़ेंगे, इस तरफ कितने भी 0 जोड़ो नंबर सेम रहेगा। तो हमने इसके अंदर 5 0 और ऐड कर दिए, तो 5 है एक्सपोनेंट। अब भी इसकी वैल्यू 5 है, लेकिन डिजिट में रिप्रेजेंट कर दिया 8 डिजिट का, 8 बिट का इसको बना दिया हमने, हमारा 3 बिट का ही बन रहा था, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया। 53.5 है उस नंबर का नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करते हैं। आ गया समझ में? बहुत इजी है, कंफ्यूज कुछ नहीं होना। जैसे दशमलव संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही बाइनरी को करते हैं। अब देखिए +5 है, उसको ये एक्सपोनेंट है, इसको हमें 8 बिट का बनाना है, तो हमने पहले 0 ऐड करी है, ठीक है। अब 8 बिट का एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है? -126 से लेकर 127 तक की वैल्यू बन सकती है मैक्सिमम, ठीक है। इस पोर्शन पे हम नहीं जाएंगे अभी के लिए। ये हमारा होगा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। एक मिनट, ठीक है। अब देखिए फ्लोटिंग पॉइंट में ही आगे कंटिन्यू करते हुए लिखा है कि फिर से मैंने एक स्लाइड इसलिए डाली है कि वो एग्जांपल समझने के बाद आपको स्टैंडर्ड मेथड समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से लिखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को। कोई भी n नंबर है उसको हम लिख सकते हैं m × r⁻e। m का मतलब मैंटिसा, r का मतलब बेस या रेडिक्स जो नंबर का होता है, आप पढ़ के आए हो नंबर सिस्टम, इंटू e का मतलब एक्सपोनेंट पार्ट, ठीक है। तो m तो मैंटिसा या सिग्निफिकेंट होता है n का, और r इसका बेस होता है, और e इसका एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, जो कि इंटीजर एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। तो n कोई नंबर इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस, अगर ये एक नंबर है a(n−1) (a0.a-1a⁻mr), ठीक है, ये कोई नंबर है, तो हम इस नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉइंट को आगे पीछे शिफ्ट करके r⁻n इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे दशमलव नंबर सिस्टम में करते हैं, सेम ऐसे ही, ठीक है। m को बोलेंगे मैंटिसा, जो कि साइन करने के बाद आगे की ये वैल्यूज़ है, ये मैंटिसा पोर्शन है, ये मैग्नीट्यूड इसका बता रहा है। देखो SM जो लिखा है वो साइन मैग्नीट्यूड है, साइन मतलब 1 या 0 जो भी वैल्यू आएगी, और जो आगे का पोर्शन है AN-AM, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, मैंटिसा है या सिग्निफिकेंट है। N जो यहाँ पे है ये इसका एक्सपोनेंट पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सिंगल प्रिसिशन फॉर्मेट जो IEEE 754 फॉर्मेट होता है, उसमें हम 32 बिट का हम फॉर्मेट लेते हैं, उसमें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ साइन आता है मैंटिसे का साइन आता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये एक्सपोनेंट आएगा E, और ये मैंटिसा आ जाएगी, जो मैंटिसा को कंप्लीट एक साथ लिखा जाएगा। दूसरा जो एक्सटेंडेड प्रिसिशन फॉर्मेट देखेंगे उसमें हम साइन लिखेंगे, एक्सपोनेंट लिखेंगे, मैंटिसा को ही 2 भागों में विभाजित कर देंगे, MS भी मैंटिसा की, LS भी मैंटिसा की, ठीक है। वो बड़ा हो जाता है, 64 बिट का हो जाता है। अब देखिए ये एक नंबर है। अब उसी का जो एग्जांपल मैंने बायस करके एक लिखा था ना, कि उसके बायस मतलब चेंज करेंगे, बायस माइनस बायस लिखवाया था, थोड़ी पीछे एक स्लाइड अगर आप लोगों को याद है तो यहाँ पे मैंने एक बायस, ये देखो बायस्ड फॉर्म लिखवाया था, तो उसी का एक एग्जांपल है कि क्या होता है बायस्ड फॉर्म। देखिए क्वेश्चन है n बराबर 101101.101 एक बाइनरी नंबर है, जो हम n और m लिखेंगे दोनों मिला के 10 डिजिट का हमारा नंबर है, एंड e की वैल्यू हमारे 5 बिट का हमें लिखना, ठीक है। एज्यूम दैट ए नॉर्मलाइज्ड साइन मैग्नीट्यूड फ्रैक्शन इज यूज्ड, नॉर्मलाइज्ड यूज किया गया, यानी 1 पॉइंट करके लिखना पड़ेगा। फॉर m की मैंटिसा के लिए नॉर्मलाइज्ड यूज किया गया है, और एक्सपोनेंट के लिए एक्सेस 16 टूज कॉम्प्लीमेंट को यूज किया गया है। एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सेस 16 मेथड यूज किया है, वो भी टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये हमने आंसर हमने लिखा n बराबर 10, ये हमारा एक्चुअल नंबर है। इसी नंबर को अगर हम पॉइंट में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 0 को इस तरफ शिफ्ट करें तो 6 डिजिट से शिफ्ट किया है, इसलिए 2 की पावर 6 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी मैंटिसा बन गई, मैंटिसा हो गई 0.1011011 ठीक है। ये हमारी मैंटिसा हो गई है। एक्सपोनेंट हो गया 2 की पावर 6,
जो कि अब देखिए 2 की पावर जो 6 है, ये 6 एक्चुअल और दशमलव में, इसी को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो 110 लिख सकते हैं, ठीक है, 110 लिख दिया। और अगर हमें इसे एक्सेस 16 में लिखना है जिसमें हमें 16 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और 16 का मतलब है 10002, ये एक्सपोनेंट में हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इसको बाय 16 में लिखेंगे, इसका मतलब जो वैल्यू है एक्सपोनेंट की उसमें 16 और जोड़ दो, उसमें 16 जोड़ दिया तो ये वैल्यू बन गई, ये हमारी हो गई एक्सपोनेंट की वैल्यू 10110। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये साइन इसका पॉजिटिव है इसलिए 0, ये हमारा एक्सपोनेंट और ये हमारा एक्चुअल में मैंटिसा की वैल्यू जो कि 1.0011, ये हमने मैंटिसा लिख दिया। इस तरीके से हम इस नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा फ्लोटिंग पॉइंट ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हैमिंग कोड्स क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स, ठीक है। अब देखिए एरर क्या होता है कि कोई भी इनकरेक्ट वैल्यू जो कि 1 या 2 बिट में या 3 बिट में जाती है उसको हम एरर बोलते हैं। सिंगल एरर का मतलब 1 बिट में, जब हम देखिए एरर, जब भी हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन पढ़ते हैं तो हम हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन के रेस्पेक्ट में, कि हम एक जगह ट्रांसमीटर है हमारे पास, एक जगह हमारे पास रिसीवर है, हम बाइनरी डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिसीवर पर रिसीव हो रहा है। एरर कब होता है, जब जो भी हमने मैसेज भेजा है अगर उसकी बिट बदल जाती है, मान लीजिए हमने यहाँ से ट्रांसमिट किया है 1011, हमें रिसीवर पर रिसीव हो रहा है 1000, तो जो एक्चुअल मैसेज भेजा था वो गलत रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब हमारे मैसेज में एरर आ गया है। अब सिंगल एरर का मतलब जैसे 1011 भेजा हमें रिसीव हुआ 1010, यानी एक बिट में अगर एरर आता है तो सिंगल बिट एरर। मल्टीपल एरर यानी एक से ज़्यादा बिट में अगर इनकरेक्ट रिसीव होती है, गलत रिसीव होती है तो मल्टीपल एरर हो गया। अब एरर के कारण क्या हो सकते हैं, हार्डवेयर फेल्यूर हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, नॉइज़ हो सकती है, कोई भी अनवांटेड इवेंट हो सकते हैं, फ्लक्चुएशन होता है सिग्नल में, तो ये सारे रीज़न होते हैं हमारे किसी भी ट्रांसमिशन में एरर आने की। अब जब हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिजिटल की, माइक्रो प्रोसेसर की, तो हम पढ़ेंगे बाइनरी डेटा के रिस्पेक्ट में एरर। हम एनालॉग की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एरर को कैसे हम डिटेक्ट करेंगे मैसेज में, कैसे उसको करेक्ट करेंगे, इसके लिए हम हैमिंग कोड्स पढ़ेंगे कि हैमिंग कोड्स एक्चुअल में क्या होते हैं, कैसे एरर को करेक्ट या डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसको पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एरर डिटेक्शन और करेक्शन की क्या होती है, जो अभी हम कवर कर लेते हैं। अब देखिए एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड, इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड इन सच ए वे दैट ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ एरर कैन बी डिटेक्टेड और करेक्टेड, कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन हमें भेजनी होती है हम उसको एनकोड करके भेजते हैं और रिसीवर पर हम उसे डिकोड करते हैं। ये जो एनकोड करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि एरर अगर आ भी जाए तो हम उसको करेक्ट कर लें रिसीवर के ऊपर। जैसे मान लीजिए आई और जे है जो कि एन बिट की कोई बाइनरी इन्फॉर्मेशन वर्ड है, आई मतलब एन बिट की कोई वैल्यू है बाइनरी, जैसे 10101010 है, जे भी कोई वैल्यू है जैसे 111111, ऐसी कोई वैल्यू है एन बिट की, ठीक है। तो वर्ड आई, डब्ल्यू मतलब आई मतलब वर्ड आई, द नंबर ऑफ वंस इन आई वेट, तो वेट कितना होगा, आई का वेट क्या होगा, ये वेट बता रहे हैं आई और जे का वेट क्या होता है। तो आई का वेट होगा जितने उसके अंदर एक की संख्या होगी, ऐसे ही जे का वेट होगा जितनी उसके अंदर एक की संख्या होगी। जैसे मान लीजिए आई है 1010, तो इसका वेट क्या हो गया 2, और जे है 1111, इसका वेट क्या हो गया 4, ठीक है। जितने एक की संख्या होंगी वो उसका वेट होगा। डी आई जे मतलब द नंबर ऑफ बिट पोजिशन इन विच आई एंड जे डिफर, डिस्टेंस क्या हो गई। अब सेम उसी को लेके चलते हैं, आई हमारा 1010 जिसको हम 10 बोलेंगे बाइनरी में, और जे हमारा 1111 जो कि एफ है। तो इन दोनों में कौन सी कितनी बिट डिफर कर रही है, 1010, लिख लेना बुक पेन कॉपी पे 1111। तो एक तो 0 से 1 फर्स्ट डिजिट डिफर कर रही है, एक 0 से 1 थर्ड डिफर कर रही है, यानी 2 बिट चेंज हो रही है आई से जे के अंदर पर जाते हैं। तो आई से जे पे जाते हैं तो 2 बिट अगर बदल रही है तो उनके अंदर कितनी डिस्टेंस हो गई 2। इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 कोड्स या 2 वर्ड्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है। जैसे एग्जांपल दीजिए, आई हमारा 0110110, ये हमारा आई है, जे हमारा 11000100। तो आई का वेट कितना हो गया, 4 1 है तो 4 हो गया, जे का वेट कितना हो गया 3 हो गया। अब डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, देखिए नंबर देखिए 0, ये बिट भी 0, LSB से शुरू करूँ, LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, इकाई के अंक से, ठीक है। 0 0, ये 0 ये 0,
थर्ड बिट 1, इसकी भी थर्ड बिट 1, फोर्थ बिट इसकी 0, इसकी फोर्थ बिट 1, तो एक तो यहाँ अंतर आ गया, ठीक है। फिफ्थ बिट 0, फिफ्थ बिट 0, सिक्स्थ बिट 0, इसकी सिक्स्थ बिट 1, तो एक यहाँ अंतर आ गया 2, फिर सेवन्थ बिट इसकी 1, इसकी भी 1, एट्थ बिट इसकी 1, इसकी 0, यहाँ अंतर आ गया। जैसे ही जो बिट बदल जाती है ना वो हो जाती डिस्टेंस। तो टोटल इससे और इसके बीच की डिस्टेंस या इससे और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 3 बिट, क्योंकि 3 बिट में अंतर आ रहा है, तो इसलिए इनकी डिस्टेंस हो गई 3, ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस अब देखिए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कोड सी फॉर एनी टू कोड्स आई एंड जे इन सीज डी आई जे से ग्रेटर होने, डी मिनिमम होगी जो इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होगी, कि मिनिमम कितनी डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में। जैसे इसके केस में 3 थी जो कि एक्चुअल डिस्टेंस से हमेशा कम होगी। ए कोड प्रोवाइड्स टी एरर करेक्शन, मान लीजिए किसी एक कोड में टी एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं, एस एरर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम जब ही कर सकते हैं जब हम इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। टी मतलब नंबर ऑफ एरर करेक्टेड, एस मतलब नंबर ऑफ एरर डिटेक्टेड। तो 2t प्लस एस प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू डी मिनिमम। ये अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है उतनी हम एरर करेक्ट या डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डी मिनिमम यानी मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में, 1 एस का मतलब हमने कितने एरर डिटेक्ट किए हैं, टी का मतलब हमने कितने एरर करेक्ट किए हैं। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए सिंगल एरर डिटेक्शन करना है, तो सिंगल एरर डिटेक्शन का मतलब ये है करेक्ट हमने एक भी नहीं किया, तो टी की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 1, तो ये 2 बन जाएगी टोटल 2। तो डी मिनिमम शुड बी 2। अगर किसी कोड के बीच में एक एरर डिटेक्ट करने के लिए उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सिंगल एरर अगर हमें करेक्शन करना है तो एस की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 1, तो ये हो गया 3। तो एक एरर करेक्ट करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए दो कोड्स के बीच में 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो डिसाइड करती है कि हम कितने एरर करेक्ट कर सकते हैं, कितने एरर हम डिटेक्ट कर सकते हैं किन्हीं कोड के बीच में, ठीक है। ऐसे ही अगर डी मिनिमम 4 है तो हम एक एरर करेक्ट कर सकते हैं, एक डिटेक्ट कर सकते हैं, 2 + 1 + 1 4। तो अगर एक एरर डिटेक्ट व एक एरर करेक्ट करने के लिए हमें डी मिनिमम डिस्टेंस वो 4 होनी चाहिए किसी भी दो कोड के मध्य की, ठीक है। ये रिलेशनशिप हो गया। देखिए ये मैंने लिखा है एरर वर्ड, सिंगल एरर डिटेक्शन के लिए डी मिनिमम दोनों के बीच की 2 होनी चाहिए। सिंगल एरर डिटेक्शन और डबल एरर डिटेक्शन के लिए डी मिनिमम, सिंगल एरर करेक्शन या फिर डबल एरर डिटेक्शन के लिए डी मिनिमम 3 होनी चाहिए। वो इस इक्वेशन से ही लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना ये कैसे लिखा है। सिंगल एरर डिटेक्शन एंड डबल एरर डिटेक्शन, यानी अगर हम एक एरर करेक्ट करना चाह रहे हैं, 2 एरर डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो डी मिनिमम 4 होनी चाहिए, या फिर ट्रिपल एरर डिटेक्शन करना चाह रहे हैं तो हमारा डी मिनिमम 4 होना चाहिए। ये आप लिख के वैल्यू उस इक्वेशन में रख के देखेंगे तो अपने आप आ जाता है, ठीक है। अब देखिए जो बेसिक मेथड होता है जो अभी तक हमने पढ़ा, तो पैरिटी मेथड पढ़ा था डेटा ट्रांसमिशन का, एरर डिटेक्शन का, उसमें हम करेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पैरिटी मेथड में हमने पढ़ा था ओड पैरिटी और इवन पैरिटी। तो ओड पैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ वंस काउंट करते हैं, अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो हम उसको ओड बना देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरिटी कोड। जैसे ये कोई आस्की कोड है, 0 का आस्की कोड होता है 0 1 1 0 0 0। तो अगर इसमें 1 की संख्या इवन है, हम ओड पैरिटी पढ़ रहे हैं इसलिए एक इसके अंदर जोड़ के भेजेंगे। ये एक्स का आस्की कोड है 1 0 फिक्स होता है आस्की कोड, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इससे पहले क्लास में, आस्की कोड फिक्स होता है। तो ये इसका आस्की कोड है जो कि फिक्स है, 7 डिजिट का है। तो यहाँ पे 1 की संख्या ऑलरेडी ओड है, तो इसकी पैरिटी हम क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे। इस तरीके से हम पैरिटी भेजते हैं और फिर हम काउंट करके देख लेते हैं पैरिटी इवन है या ओड है रिसीवर के ऊपर। तो सिंगल एरर डिटेक्शन कोड में डी मिनिमम, अगर हम सिर्फ एक एरर डिटेक्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। प्लीज़ वो इक्वेशन याद कर लेना, ये इक्वेशन है 2t + s + 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू डी मिनिमम। टी यानी एरर करेक्टेड, एस यानी डिटेक्टेड, ठीक है। अब हम आते हैं हेमिंग कोड्स के ऊपर। हेमिंग कोड्स डेवलप किए थे RW हेमिंग ने, जो कि एरर करेक्शन के लिए किए थे। ये जो पहले कोड जो एरर करेक्ट करने के काम आते हैं, मतलब डिटेक्ट भी करते हैं और साथ में एरर को करेक्ट भी करते हैं। और ये जो एरर है वो 2 लगातार बिट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, यानी 2 बिट को डिटेक्ट कर सकते हैं, सिंगल बिट को करेक्ट कर सकते हैं हेमिंग कोड्स। ये एक लीनियर कोड है,
हैमिंग कोड इज ए लीनियर कोड दैट इज यूजफुल फॉर एरर डिटेक्शन अप टू 2 इमीडिएट बिट एरर्स, कि 2 लगातार को हम डिटेक्ट कर सकते हैं और एक बिट को हम करेक्ट कर सकते हैं। 2 बिट को डिटेक्ट कर सकते हैं लगातार और 1 बिट को करेक्ट कर सकते हैं हैमिंग कोड में। अब देखिए हैमिंग कोड किस तरीके से वर्क करता है कि जो भी हम डेटा भेजते हैं, मान लीजिए 4 बिट का डेटा भेज रहे हैं, तो उस 4 बिट के डेटा के साथ हम और डेटा ऐड करके भेजते हैं, उसको और एक्स्ट्रा बिट बना के भेजते हैं, और वो बिट इस मतलब उसका एक तरीका होता है पर्टिकुलर बनाने का, और उस कोड को हम बोलेंगे हैमिंग कोड। उस हैमिंग कोड को हम ट्रांसमिट कर देंगे। जब वो रिसीवर पर रिसीव होगा तो वहाँ पे भी एक एल्गोरिथम लगाएंगे जो कि पता कर लेगी कि हमारा जो रिसीव हुआ है उसमें एरर आया कि नहीं आया। अगर आया है तो कौन सी बिट में आया, जिस भी बिट में एरर आया है, जैसे चौथे नंबर की बिट में आया है और वो बिट 0 है तो उसको फ्लिप कर देंगे, उसको 1 बना देंगे। ये तरीका होता है हैमिंग कोड का। देखिए, इन दी हैमिंग कोड द सोर्स एनकोड द मैसेज बाय इंसर्टिंग रिडंडेंट बिट्स विद इन द मैसेज, कि मैसेज के अंदर ही हम एक्स्ट्रा बिट इंसर्ट करके भेजते हैं। जैसे 4 बिट का मैसेज है तो उसके हम अंदर बिट ऐड करेंगे और उसको 7 बिट का बना के भेज देंगे। अब वो बिट किस किस पोजीशन पे ऐड करनी है उसका फिक्स तरीका होता है, ठीक है। उनको बोलते हैं हम हैमिंग बिट्स या फिर बोलते हैं रिडंडेंट बिट्स, ठीक है। वो बिट हम ऐड करके उस मैसेज के अंदर भेज देंगे और जो कंप्लीट मैसेज होगा उसको हम बोलते हैं कोड वर्ड। These redundant bits are extra bit that are generated and inserted at a specific position in the message itself to enable error detection and correction। कि जो ये बिट्स हम ऐड करते हैं मैसेज के अंदर, ये एक्चुअल में रिडंडेंट बिट होती है, एक स्पेशल तरीके से स्पेशल पोजीशन पर ही इंसर्ट की जाती हैं, और वो जो बिट्स होती हैं वो हमें रिसीवर पर हेल्प करती हैं एरर को पता लगाने में और उसको सही करने में। when the destination receive this message, कि जब डेस्टिनेशन पे ये मैसेज रिसीव होता है तो इट परफॉर्म रिकैलकुलेशन टू डिटेक्ट एरर, कि वहाँ पे फिर से हम इसको रिकैलकुलेट करते हैं हैमिंग कोड के एल्गोरिथम यूज़ करके, और फिर हम बिट के अंदर एरर का पता लगाते हैं। हैमिंग कोड्स कहाँ कहाँ यूज आते हैं? सैटेलाइट्स में यूज आते हैं, कंप्यूटर मेमोरीज में यूज आते हैं, मोडेम्स में यूज आते हैं, शील्डिंग वायर्स में यूज आते हैं, एम्बेडेड प्रोसेसर्स के अंदर यूज आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस शुरू होता है कि हम हैमिंग कोड कैसे बनाएं। मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रही हूँ, उसमें एक हैमिंग कोड जनरेट करना दिया है क्वेश्चन, इसलिए प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि हैमिंग कोड कैसे जनरेट करते हैं, यानी कैसे हम कोड बनाएंगे और उस कोड से हम रिसीवर पर कैसे एरर का पता लगाएंगे। पहले हम एक मैसेज लेंगे, उस मैसेज को हम कोड वर्ड में बदलेंगे, यानी पहले उस मैसेज का हैमिंग कोड बनाएंगे और फिर उस हैमिंग कोड से हम एरर का पता लगाएंगे। यानी जो हमें प्राप्त होगा ना रिसीवर पर, जितने भी बिट प्राप्त होंगे उस रिसीवर पे प्राप्त बिट का 2 प्रोसेस हैं, अलग अलग हैं। रिसीवर ट्रांसमीटर पर अलग है, ट्रांसमीटर पे हम कोड बना के भेजते हैं, रिसीवर पर जो हमें कोड प्राप्त होगा उस कोड से हम एरर का पता लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, एनकोडिंग ए मैसेज बाय हैमिंग कोड, की हम हैमिंग कोड का यूज करके किसी मैसेज को कैसे एनकोड करते हैं। 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है कैलकुलेशन द नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स। सबसे पहले हम पता करते हैं हमारे मैसेज की लेंथ के आधार पे हम पता करते हैं कि हम उसके अंदर कितनी रिडंडेंट, कितनी हैमिंग बिट्स जोड़ सकते हैं। जो साइज होता है मैसेज का उसी के अनुसार हम उसके अंदर बिट जोड़ेंगे, रिडंडेंट बिट, ठीक है। वो पता करने के बाद हम दूसरा स्टेप पे जाते हैं, जो हम पता करेंगे कि उन बिट्स को हम किस किस पोजीशन पर इंसर्ट करेंगे हमारे मैसेज के अंदर। तो सेकंड हो गया पोजीशनिंग ऑफ द रिडंडेंट बिट्स, की पोजीशन क्या होगी उन रिडंडेंट बिट्स की। फिर थर्ड स्टेप हो गया कि वो जो बिट हैं उनकी क्या क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले तो पता करेंगे मैसेज के अंदर कितनी बिट जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन सी लोकेशन पे जोड़ेंगे, और फिर थर्ड जो स्टेप देखेंगे कि क्या वैल्यू होगी, 1 जोड़ेंगे या 0 जोड़ेंगे, यानी उस रिडंडेंट बिट की हर पोजीशन की वैल्यू क्या क्या होगी ये पता करेंगे। 3 स्टेप में हम पता करेंगे हमारे हैमिंग कोड का। फर्स्ट स्टेप देखिए किस तरीके से करते हैं। इफ़ द मैसेज कंटेन m नंबर ऑफ डेटा बिट्स, की यदि मैसेज में m डेटा बिट्स हैं, ठीक है, और r हमारी रिडंडेंट बिट हैं, तो ये इक्वेशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए रिडंडेंट बिट फाइंड करने के लिए कि कितनी बिट हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। m हमारी मैसेज बिट है, r हमारी रिडंडेंट या हैमिंग बिट्स हैं, ठीक है। r नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स आर एडेड टू इट सो दैट MR is able to indicate at least MR plus 1 different state, कि M नंबर ऑफ बिट्स और R नंबर ऑफ बिट्स, तो दोनों जुड़ के M और R मिल जाएंगे, यानी M प्लस R, MR उसकी संख्या हो गई। उसमें हम एक और जोड़ देंगे तो ये टोटल डिफरेंट स्टेट्स बन जाती हैं उस पर्टिकुलर कोड की, उस पर्टिकुलर लेंथ के वर्ड की, ठीक है।
Here m plus r indicate location of an error in each of m plus r bit position and one additional state indicate no error, कि एक एक्स्ट्रा जो बिट वो ऐड कर रहे हैं, वो हम जो पैरिटी बताते हैं वो नो एरर करने के लिए यूज करते हैं। तो m प्लस r प्लस 1 हमारी टोटल लेंथ हो गई मैसेज की, और जो r रिडेंडेंट बिट है वो टोटल बाइनरी में यूज करें तो 2 की पावर r टोटल स्टेट बता सकती है, तो इसलिए ये हो गई 2 की पावर r स्टेट्स बता सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये देखिए। तो 2 की पावर r जो स्टेट इस तरीके से, और m r प्लस 1 दोनों ही स्टेट है नंबर की, कितनी टोटल संख्या का नंबर बन सकता है, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, यानी 2 की पावर r शुड बी लेस ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। ये तरीका हो गया हमारा रिडेंडेंट बिट फाइंड करने का। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, रिडेंडेंट बिट किस तरीके से पता करेंगे। मान लीजिए 4 बिट का एक मैसेज है, तो m की वैल्यू 4 हो गई, तो हमें r की ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर हम 1 रखते हैं तो ये हमारा 2 हो गया, 2 4 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए r की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। 2 रख के देख लिए, 2 की पावर 2 4, ये m ऑलरेडी 4 का है, 4 प्लस 2 प्लस 1 ये 7 हो गया, तो हम यहाँ पे हमारी वैल्यू 7 आनी चाहिए, तो हम लिखेंगे 3। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। m हमारा हो गया 4, r हो गया हमारा 3 और 1 की 4। तो इस तरफ अगर हम r की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। जब m की वैल्यू 4 होगी उस केस में r की वैल्यू कितनी होगी, 3। यानी अगर हमारा 4 बिट का मैसेज है तो उसके अंदर हमें 3 रिडेंडेंट बिट ऐड करनी पड़ेंगी इस इक्वेशन को, तब सेटिस्फाई होगी। आगे समझ में, हम वैल्यूज़ रखेंगे, पहले 0 रखो, 0 पे सेटिस्फाई नहीं होगी। m की वैल्यू आपको पता होगी, मैसेज तो आपको पता ही होगा जो ट्रांसमिट करना है, उसी को तो हेमिंग कोड में बदलेंगे। तो उस मैसेज के अंदर कितनी बिट्स ऐड करेंगे वो पता करेंगे हम, एक एक वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट करके। अगर इसी जगह हमारा 6 बिट का मैसेज होता है या 8 बिट का मैसेज होता, m की वैल्यू 8 होती, तो हम r की वैल्यू कितनी रखते, यानी 8 से तो बड़ी होनी चाहिए, 2 की पावर r इतनी होनी चाहिए कि 8 से बड़ी हो जाए। तो 2 की पावर 4 रखे तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 यहाँ पे भी 3 जोड़ेंगे, तो 8 3 11 1 12 बन जाएंगे, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो r की वैल्यू 4 रखी, देखो r की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो 2 की पावर 4 बनेगा 16, यहाँ पे 8 जो कि m का साइज़ 8 है, 8 प्लस 4 प्लस 1 क्या हो गया 13। यानी जब मैसेज 8 बिट का है तो r की वैल्यू 4 आएगी, जब मैसेज 4 बिट का है तो r की वैल्यू 3 आएगी। इस तरीके से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं हम। रिडेंडेंट बिट्स की संख्या पता करने के लिए उसका साइज़ क्या होगा, यानी जब हम 4 बिट का मैसेज ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा जो टोटल कोड वर्ड है वो 8 बिट का 7 बिट का बनेगा, जिसमें 3 बिट हमारी होंगी रिडेंडेंट बिट, जो कि हम अलग अलग पोजीशन पे ऐड करेंगे। तो फर्स्ट हमने पता कर लिया कितनी बिट ऐड करनी है, 3 बिट। अब हम पता करेंगे कि उनको किस किस पोजीशन पर लगाएंगे। मैसेज के अंदर ऐसा नहीं है कि लास्ट में मतलब मैसेज के पीछे आगे जोड़ के भेज देंगे, वो मैसेज के अंदर कहीं कहीं इंसर्ट करेंगे। वो कौन कौन सी जगह इंसर्ट करेंगे वो हमें पता करना है। देखिए, द आर रिडेंडेंट बिट्स प्लेस्ड एट बिट पोजिशन ऑफ पावर ऑफ 2, यानी 2 की पावर जो पोजीशंस होती हैं उन पे प्लेस करते हैं। जैसे अब हम 7 बिट का कोड वर्ड बनाएंगे तो आप लिख लीजिए कॉपी के अंदर 7, मतलब एक रजिस्टर बना लिए 7 बिट का, इस तरफ से शुरू कर दी 7 बिट। तो पहली लोकेशन है 2 की पावर 0, यानी 1 बिट यहाँ। 2 की पावर जो जो पोजीशन बनती है ना उन पे हम सारी जगह रिडेंडेंट बिट रखेंगे 7 बिट की लोकेशन में। तो अगर हम 7 बिट का एग्जाम्पल लेके चलें तो 2 की पावर पहले हम रखेंगे 0, तो 2 की पावर 0 यानी फर्स्ट लोकेशन। फिर हम लिखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 लोकेशन, 2 की पावर 1 मतलब 2, फिर 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16, यानी 1 2 4 8 16 32 ये लोकेशंस हैं जिन पे हम रिडंडेंट बिट ऐड करेंगे किसी भी नंबर में। तो इस तरीके LSB से शुरू कर दीजिए 2 की पावर 1 लोकेशन पे, 2 की पावर 2 लोकेशन पे, 2 की पावर 3, यानी अगर हमारा 7 बिट का मैसेज आगे का एग्जाम्पल दिखाऊंगी तो उसमें हमें पता चल जाएगा। सॉरी, ये स्लाइड शो नहीं ध्यान रहा मेरे, तब से ऐसे ही चल रहा है। कि 2 की पावर कौन कौन सी लोकेशन पे 2 की पावर 0 1 2 3 यानी 2 की पावर रख के देख लीजिए, उन लोकेशन पर इकाई की तरफ से शुरू कर दीजिए, उन लोकेशंस पे हम रिडंडेंट बिट ऐड करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है कि अब थर्ड जो स्टेप होता है कि रिडंडेंट बिट की वैल्यू कैसे पता करें, कि उसकी वैल्यू क्या होगी रिडंडेंट बिट की। तो रिडंडेंट बिट की एक्चुअली मुझे आज याद नहीं रहा, सॉरी, आप लोगों की स्लाइड शुरू से मैंने शायद स्लाइड शो रिप्रेजेंट नहीं किया था, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से थोड़ा सा कवर करके बता रही हूँ। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पढ़ाए थे, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, ये हो गया था हमारा कवर। देन एरर डिटेक्शन करेक्शन देखे थे, ये हमारा हैमिंग कोड चल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ ईच रिडंडेंट बिट की। सबसे पहले हमने पता कर ली कितने रिडंडेंट बिट ऐड करेंगे, फिर हमने पता कर ली उनकी लोकेशंस क्या होंगी। लोकेशन होंगी 2 की पावर रखते n, 2 की पावर n मतलब 0 1 2 रखते जाए तो लोकेशन हो जाएगी 1 2 4 8 16। इस तरीके की लोकेशन पे हम बिट्स को ऐड करेंगे रिडंडेंट बिट को। अब हम उनकी वैल्यू पता करेंगे कि जब, अब देखो वैल्यू दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इवन पैरिटी मेथड यूज कर सकते हैं, एक ओड पैरिटी यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो यूज होता है हमेशा इवन पैरिटी मेथड यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ईच रिडंडेंट बिट RI है तो उसको हम पैरिटी मानते हैं। पैरिटी इस तरीके से मान के चलते हैं कि हम इसको इवन पैरिटी बनाएंगे, ठीक है। तो हमारी RI मतलब R1 ऐड करेंगे, R2 ऐड करेंगे, R4 ऐड करेंगे, R8 ऐड करेंगे, इन लोकेशंस पे ऐड करेंगे। तो R1 जो हमारी बिट बनेगी पैरिटी बिट, वो किस किस का सम होगी। R1 इज द पैरिटी बिट फॉर ऑल डेटा बिट्स इन द पोजिशन whose बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड ए 1 इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजिशन। कि जो भी हमारा जैसे 4 बिट का बाइनरी नंबर है तो 4 बिट के बाइनरी नंबर में 3 5 7 9 11 ये जो पोजीशन है 1 3 5 7 9 11, इस पोजीशन के वैल्यूज़ का अगर हम एक्सोर करते हैं या फिर इनको हम इवन पैरिटी बनाते हैं तो वो लोकेशन हमारी R1, वो वैल्यू जो बन के आएगी वो हमारी R1 रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरीके से R2 जो वैल्यू होगी, इट इज़ द पैरिटी बिट फॉर ऑल डेटा बिट्स इन पोजिशंस whose बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड ए 1 इन द पोजिशन 2। कि सेकंड नंबर की पोजीशन पे उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 1 आता हो, जैसे कि 3 यानी 2 3 6 7 10 11, यानी दो बिट को छोड़ते जाइए। 0 1 को छोड़ दिया 2 3, फिर 4 5 को छोड़ दिया 6 7, फिर 8 9 को छोड़ दिया 10 11। इस पोजीशन का जो डेटा है उनका हम एक्सोर करेंगे या फिर समझ लीजिए उनको इवन पैरिटी पता करेंगे उनकी, ठीक है। R3 जो बिट होगी वो हम 4 लोकेशंस छोड़ के यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट 4 लोकेशन छोड़ दिए, 0 1 2 3 छोड़ दिए तो 1 2 3 4 छोड़ दीजिए, 5 6 7 फिर छोड़ दीजिए, 8 9 10 11 छोड़ दिए, 12 13 14 15 फिर छोड़ दीजिए 4 लोकेशन, फिर 20 21 22 23। ये लोकेशन के नहीं 4 लोकेशन छोड़ के जो वैल्यू होती है उनका एक्सोर करेंगे तो जो हमारा डेटा बनेगा वो R3 लोकेशन के लिए बनेगा, ठीक है। ये जो पोर्शन है वो आपका एग्जाम्पल हम लेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से होता है। इस तरीके से हमने अब बिट बना ली। पहले हमने रिडंडेंट बिट फाइंड करी, टोटल कितनी होंगी, फिर उनकी लोकेशन और फिर उनकी वैल्यू क्या होगी, वो पता करने के बाद हमने मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं डिकोडिंग की। डिकोडिंग का मतलब हमें रिसीवर पर एक हैमिंग कोड रिसीव हुआ है 7 बिट का। जैसे अगर हम 4 बिट का मैसेज लें तो 7 बिट का जो डिकोडिंग मैसेज रिसीव हुआ है डिकोडर पे, रिसीवर पर, उसको हम किस तरीके से डिकोड करेंगे, उससे हम एक्चुअल मैसेज कैसे पता करेंगे और उससे हम कैसे पता करेंगे कि हमारे ट्रांसमिशन में एरर आया है कि नहीं आया है। तो उसके लिए भी हम 4 स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट तो फॉलो करेंगे जो मैसेज प्राप्त हुआ उसमें रिडंडेंट बिट कौन सी है, सेम मेथड पता करेंगे, ठीक है। फिर हम पोजीशन ऑफ रिडंडेंट बिट की कौन कौन सी पोजीशन पे रिडंडेंट बिट है, फिर हम उनकी पैरिटी चेक करेंगे कि इवन पैरिटी ओड पैरिटी यानी एक्चुअल में रिडंडेंट बिट की वैल्यू क्या है, और फिर हम उनका एरर डिटेक्शन और करेक्शन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन सेम है, सेम फॉर्मूला 2 की पावर r शुड बी ग्रेटर देन m प्लस r प्लस 1, फिर m तो डेटा बिट्स होती है, r हमारी रिडंडेंट बिट होती है। इस मेथड से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब पोजीशनिंग क्या होती है, 2 की पावर रखते जाइए 0 1 2 3, वो हमारी रिडंडेंट बिट की पोजीशन होती है, जैसे 1 2 4 8 16, तो ये भी हमें पता है। थर्ड हम पैरिटी चेक करेंगे कि हम पता करेंगे कि हमारा कोड वर्ड एक्चुअली मैसेज कौन सा है। पैरिटी चेकिंग, पैरिटी बिट्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन द डेटा बिट्स एंड द रिडंडेंट बिट्स यूजिंग द सेम रूल एज ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ C1 2 3 4। जैसे हम कोड वर्ड जनरेट करते हैं वैसे ही हम पैरिटी के लिए जनरेट करेंगे। अब C1 C2 C3 ये हम कोड वर्ड जनरेट कर रहे हैं हमारे रिसीव हुए हैमिंग कोड से।
तो कैसे जनरेट करेंगे, C1 हम करेंगे 1 3 5 7 9 11 पे, C2 हम यूज़ करेंगे 2 3, फिर 4 5 छोड़ दो 6 7, फिर 8 9 छोड़ दो 10 11। जैसा हमने जनरेट करते वक्त किया था सेम वही मेथड हम रिसीव करते वक्त करेंगे। ये C2 है कोड 2। कोड 3 कैसे यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग की 4 छोड़ दीजिए, 0 1 2 3 छोड़ दी, फिर 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 छोड़ के 12 13 14 15, इन 4 का हम एक्सोर करके देखेंगे। ये पैरिटी का मतलब इवन पैरिटी। देखो अगर हमारी ये संख्या, अभी एग्जांपल लेंगे उसमें बताऊंगी कि जो भी यहाँ वैल्यूज रिसीव हुई है, जैसे यहाँ पे 1 3 और 5 तीन पोजीशन हमारी काम में आ रही है, और 7 ये 4 पोजीशन काम में आ रही है। 1 पोजीशन की वैल्यू है 1, 3 पोजीशन की वैल्यू 1 है, 5 पोजीशन की वैल्यू 1 है, इस पोजीशन की वैल्यू 0। तो इनका एक्सोर क्या हो गया, 1 1 1 0 का एक्सोर क्या हो गया, 1 हो गया। यानी हमें अगर इसको इवन बनाना था तो हमें एक और 0 ऐड करना था, 1 ऐड करना था, इसलिए C1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। इस तरीके से हम पैरिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट हो गया द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द पैरिटी बिट्स बाइनरी वैल्यूज कैलकुलेट, कि जो ये वैल्यूज हैं इसका डेसिमल हम निकालेंगे कि एक्चुअल में ये वैल्यू क्या है। इफ इट इज़ ए 0, अगर ये वैल्यू 0 आती है तो इसमें का मतलब कोई एरर नहीं है। और अगर ये वैल्यू कोई बिट पोजीशन देती है, C3 2 1 कोई वैल्यू देती है, जैसे C1 2 3 4 ये वैल्यूज़ हैं, तो ये 4 वैल्यू 1 0 0 1 आई, इसका मतलब इसका 9, इसका मतलब ये है कि जो मैसेज हमारे पास रिसीव हुआ है रिसीवर को, उसके 9th बिट पे हमारा एरर आया है। जो भी इसकी वैल्यू बनेगी ना C1 2 3 4, ये जो वैल्यू बताएंगे वो हमारा एरर की लोकेशन बताएंगे कि कौन सी बिट के अंदर एरर आया है। इस तरीके से हेमिंग कोड से हम एरर का पता करते हैं। तो हम बात कर रहे थे हेमिंग कोड्स की। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी मैसेज का हेमिंग कोड जनरेट करते हैं। ये देखिए फर्स्ट हमने देखा था कि सबसे पहले हम पता करते हैं रिडंडेंसी बिट कितने साइज़ की होगी, यानी कितने साइज़, क्या साइज़ होगा रिडंडेंसी बिट का। फिर हम उसमें पता करेंगे कि यानी रिडंडेंसी बिट यानी पैरिटी बिट का क्या साइज़ होगा। फिर हम पता करेंगे कौन सी लोकेशन पे हम पैरिटी बिट को जोड़ेंगे, तो फिर हम पता करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो हम पैरिटी बिट या रिडंडेंसी बिट पता करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते थे वो था 2 की पावर p या 2 की पावर r ग्रेटर देन इक्वल्स टू m प्लस r प्लस 1, जो हमने अभी पढ़ा है। इसमें ये मेथड हमने यूज किया है। एक मिनट, ये हमने यूज़ किया कि 2 की पावर r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू m प्लस r प्लस 1, ये हमने मेथड यूज किया है। ठीक है, r मतलब रिडंडेंसी बिट या पैरिटी बिट। अब देखिए एग्जाम्पल लेके चल लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे देखो सेम मेथड है, नोटेशंस अलग है। यहाँ पे आर की जगह पी यूज़ किया है, पैरिटी बिट बोल दीजिए चाहे रिडंडेंट बिट बोल दीजिए। एन हमारे मैसेज का साइज़ है, पी हमारा पैरिटी बिट या रिडंडेंट बिट का साइज़ है, उसमें एक जोड़ते हैं। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे मान के चलिए कि हम एक 4 बिट का डेटा स्ट्रिंग है जो हमें भेजना है, यानी एन की वैल्यू हमारी 4 है, तो हमें कितनी पैरिटी की आवश्यकता होगी, कितनी रिडंडेंट बिट की आवश्यकता होगी। जो ये वैल्यू यहाँ पे 4 रखी है, इनकी जगह 4 रख दी हमने। अब p की वैल्यू चेंज करते रहिए, पहले 1 रख के देखिए तो 1 यानी 2, तो 2 ग्रेटर देन 4 नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू 2 रख के देखिए। यहाँ पे 4 और यहाँ ऑलरेडी 5 आ रहा है, तो 2 भी नहीं हो सकता। तो हम p की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। 2 की पावर 3 का मतलब 8, ठीक है, और ये 4 प्लस 3 प्लस 1 ये 7, सॉरी 8, ठीक है, तो दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो यानी अगर हमें 4 बिट का मैसेज भेजना है तो हमें 3 बिट की पैरिटी आवश्यकता होगी, 3 पैरिटी बिट्स की आवश्यकता होगी, 3 रिडंडेंट बिट्स की आवश्यकता होगी। अब हम पता करेंगे कि उनको कौन कौन सी लोकेशन पे रखते हैं। तो लोकेशन पे रखने के लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर की वैल्यूज़ रखते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 0 मतलब फर्स्ट पोजिशन पे, सेकेंड पोजिशन पे, 4th पे और 8th पे। ये लोकेशन है मैसेज के अंदर हमारी पैरिटी बिट्स को रखने की। तो हम ये हमारा मैसेज है, हम इस तरीके शुरू करते हैं। कोई भी ये बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6 और बिट 7, ये होता है किसी भी मैसेज की वैल्यूज ऐसे रखते हैं। तो 0 बिट पे हमारा क्या आएगा, पैरिटी, इसलिए यहाँ पे मैं p लिखूँगी। फर्स्ट बिट पे क्या आएगा, सॉरी 0 बिट पे नहीं, फर्स्ट बिट पे हमारा पैरिटी आएगा, सेकेंड बिट पे पैरिटी आएगा और 4th बिट पे पैरिटी आएगा। लोकेशन पता चल गई। टोटल 7 बिट का हमें एक वैल्यू बनानी है, एक मैसेज बनाना है। उसमें हमारी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1,
2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे रखते जाओ। जो जो वैल्यूज़ निकल कर आती हैं उस लोकेशन पे हमें पैरिटी बिट रखनी है। 2 की पावर 0 यानी फर्स्ट पोजीशन, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, इस तरीके से पोजीशन है। तो फर्स्ट बिट की पैरिटी, सेकंड लोकेशन पे भी पैरिटी, थर्ड लोकेशन पे नहीं है तो थर्ड लोकेशन पे हमारी D3 बिट आएगी, ठीक है, जो कि एक्चुअल मैसेज की बिट है। फिर हमारा नेक्स्ट P4 बिट पे पैरिटी आएगी, यानी फोर्थ बिट पे पैरिटी लेंगे तो यहाँ पैरिटी आएगी। देन D5, D6 एंड D7, इस तरीके से हमारा एक पैरिटी का कंप्लीट 7 बिट का एक कोड वर्ड बन जाएगा। और ये हमारी लोकेशन पता लग गई है कि हमें कौन कौन सी लोकेशन पे पैरिटी रखनी है। पैरिटी की वैल्यू हमने P1, P2, P3 रखी है, और डेटा बिट्स की वैल्यू हमारी D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, ये हमारे डेटा बिट्स की वैल्यू, ठीक है। अब कैसे हम क्या क्या वैल्यू होंगी किस मैसेज की, ये हम पता करेंगे। जैसे एग्जांपल लेके चलिए, इस तरीके से हम लोकेशन चूज़ करते हैं कि हमारी बिट लोकेशन क्या होगी। ये हमारा P1 था, P2 था, फिर D3, P4, D5, D6 और D7, ये हमारी बिट लोकेशन है। और ये बिट लोकेशन की वैल्यू है 001, 010, 011, 100, और ये हमारी पैरिटी बिट्स आएंगी। देखो अब जो हमारी डेटा बिट्स हैं वो कौन कौन सी लोकेशन पे आ रही हैं। फर्स्ट डेटा बिट यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, 4 बिट की डेटा बिट है, तो ये और ये तो हमारी डेटा बिट की लोकेशन है, और ये 3 हमारी पैरिटी की लोकेशन है। आ रहा है टेबल से समझ में कि किस तरीके से हम इसको टोटल बना के 7 बिट का बनाएंगे। एग्जाम्पल लेके चलिए, 1101 एक कोड वर्ड है, एक डेटा है जिसका हमें हैमिंग कोड निकालना है। मैंने आपसे पूछा है असाइनमेंट में, इसलिए समझ लीजिए। अब 1101 का हैमिंग कोड कैसे बनाएंगे, 4 बिट का है, तो हम इसकी पी की पैरिटी कितने बिट की जोड़नी पड़ेगी, हमें 3 बिट्स जोड़नी पड़ेंगी। ये अभी हमने देख लिया, टोटल 7 बिट का हमें कोड वर्ड बनाना है। लोकेशन कौन कौन सी होंगी पैरिटी की, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 0 यानी फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, फिर फोर्थ लोकेशन, फिर 8th लोकेशन। 0 से लोकेशन शुरू मत करना, इस तरफ से LSB शुरू करना। इकाई का मतलब पहली, फिर 2, फिर 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 लोकेशन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे पैरिटी 1 आएगी, यहाँ पैरिटी 2 आएगी, ये पैरिटी 4 आएगी, ठीक है। ये नाम दे दिए मैंने बिट को। और ये हमारी, अब देखो जो बचा हुआ मैसेज था 1101 हमारा मैसेज था 1101, इसको मैंने एज इट इज़ रख दिया, ये 1, ये 0, ये 1, 1101, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो ये पता करना है कि ये वैल्यू 001 कैसे आएगी, ये वैल्यू हमें पैरिटी की पता करेंगे। कैसे पता करेंगे पैरिटी की वैल्यू, P1 को पता करने के लिए हम किस किस को देखेंगे, 3, 5 और 7 की वैल्यू। अब देखिए 3, 5 और 7 की वैल्यू, B3, 3, 5 और 7 की वैल्यू। 1 को छोड़ दीजिए क्योंकि 1 का पता कर ही रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि 1 फर्स्ट लोकेशन पता करने के लिए 1, 3, 5, 7, 1 को छोड़ दो। उसके अलावा जिसकी पहली बिट पे 1 आ रहा है, जैसे ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, इनको सबको एक्सोर कर दीजिए या फिर इनकी इवन पैरिटी पता कर लीजिए। तो इनका एक्सोर क्या होगा, 1, 1, 1 का एक्सोर क्या होता है, इवन पैरिटी 1 होगी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड लोकेशन का पता करने के लिए इसको छोड़ के जिस चीज़ की सेकंड लोकेशन पे 1 है, जैसे ये है 1, ठीक है, फिर ये है 1, तो इसमें 2, 3 और 6 जुड़ेंगे, सिर्फ 3, 6 और सॉरी ये भी 1 है, तो 3, 6 और 7 जुड़ेंगे। कैसे पता करते हैं, 2-3 तरीके हैं इनको रिमेंबर करने की, सब अपनी अपनी शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो तो आप याद रख लीजिए, जैसे फर्स्ट पोजीशन का 1, 3, 5, 7, दूसरे का 2, 3, फिर 4, 5 छोड़ दीजिए, 6, 7, फिर 8, 9 छोड़ दीजिए, फिर 10, 11। ऐसे ही थर्ड पोजीशन का पहले की 4 मतलब 3 लोकेशन छोड़ दीजिए, 0, 1, 2, 3 छोड़ दीजिए, 5, 6, 7 रख लीजिए, फिर 8, 9, 10 छोड़ दीजिए, मतलब 3-3 लोकेशन छोड़ के तीसरे नंबर का, ऐसे चौथे का 4-4 लोकेशन छोड़ के। और उनमें फर्स्ट, जैसे फर्स्ट की पता कर रहे हैं तो 1 छोड़ दो, ठीक है, इस तरीके से पता करते हैं। ये अल्टरनेट पोजीशन लेता है, ये 2 छोड़ के लेता है, ये 3 छोड़ के लेता है, फिर 4 छोड़ के लेगा, फिर 5 छोड़ के लेगा। इस तरीके की पोजीशन लो और उनका सबका एक्सोर कर दो या फिर उनकी इवन पैरिटी। एक्सोर का मतलब ही होता है इवन पैरिटी या ओड नंबर ऑफ 1 डिटेक्ट करना। एक की संख्या ओड है तो रिजल्ट 1 होगा, अगर 8 की संख्या इवन है तो रिजल्ट 0 होगा, ठीक है, ये होता है एक्सोर का मतलब। और दूसरा तरीका है वो बिट लोकेशन से, जो मैंने स्लाइड्स में आपको बताया है कि आप जैसे 1 नंबर की पोजीशन, तो इकाई के अंक पे देखो 1 को ऐसे लिखते हैं 001, तो इकाई के नंबर पे 1 आ रहा है ना, उन सबको अपन ले लो। ये बिट पोजीशन देखो, ये थर्ड पोजीशन पे 1, थर्ड का मतलब 3 ऐसे लिखा जाता है, ये इसका इकाई का अंक 1 और इसका इकाई का 1, इन तीनों का एक्सोर, इसका, इसका और इसका 1, 0, 1, 1 का एक्सोर 0 होता है। तो 3, 5, 7, तो 3, 5 और 7, 1, 0, 1,
एक मिनट, ये गलत लिख दिया है इन्होंने, एक्चुअली में ये 0 होना चाहिए। यहाँ पे 1 अज्यूम करके चल रही है, 5 लोकेशन पे हमारा 0 है, इसलिए P1 की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए, जब हम सेकंड P2 फाइंड करना है तो जो 2 में यहाँ पे 1 है तो सेकंड लोकेशन पे 1 हो, एक इसमें 1 है सेकंड लोकेशन पे, एक इसमें 1 है और एक इसमें 1, तो इन तीनों का एक्सोर 1 1 और 1 का एक्सोर। तो इसमें क्या है, 3 6 7 बिट्स आर हैविंग 2 1s, सो फॉर इवन पैरिटी P2 बराबर 0। इन्होंने गलत लिख लिया, इन्होंने 1 1 1 0 का बना दिया है। ठीक है, तो ये इसका इस तरीके से 0 फाइंड करेंगे, यानी इवन पैरिटी एक्सोर निकालते हैं हम। ठीक है, और फिर हमारा थर्ड का हम तो 5 6 7, थर्ड का मतलब तीसरे नंबर के डिजिट, 3 का मतलब ये वाली बिट फाइंड करनी है, यानी इस पोजीशन पे थर्ड पोजीशन पे 1 होना चाहिए। थर्ड पोजीशन पे 1 इसमें है, इसमें और इसमें, तो इन तीनों का एक्सोर, इन तीनों का एक्सोर क्या हो गया 0, तो थर्ड पोजीशन हमारी आ जाएगी 0। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो पैरिटी बिट्स हैं उनकी संख्या आ गई P1 की, P2 की, P3 की, जो ही वैल्यू आएंगी उनको आप 1 1 0 बनेंगे, एक्चुअली सॉरी 0 0 0 बनेंगी। हाँ, तो ये वैल्यूज़ आप रख लीजिए, और जो अब कंप्लीट मैसेज बनेगा 1 1 0 0 1 0 1, ये हमारा 7 बिट का कोड वर्ड बन गया जो हमें ट्रांसमिट करेंगे रिसीवर पर, हमें ये रिसीव होगा। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है रिसीव करने का। अब जब रिसीवर पर ये रिसीव होता है, अब इनको हम यूज़ करके कोड वर्ड C1 2 3 निकालते हैं। C1 के लिए 1 3 5 7 को एक्सोर करते हैं, फिर C2 के लिए 2 3 5 6 और 8 9 का एक्सोर करते हैं। इस तरीके से हम एक्सोर करके देखिए, इस तरीके से देखो 1 3 5 7 9 इनका करते हैं C1 के लिए, फिर 2 3 6 7 10 11 का करते हैं C2 के लिए, C3 के लिए 4 7 4 से 7 तक का, 12 से 15 तक का, इन डिजिट्स का एक्सोर करके जो रिजल्ट आएगा वो हमारे कोड वर्ड की वैल्यू आएगी। रिसीवर की बात कर रही हूँ, और रिसीवर पर अगर ये वैल्यू 0 आती है तो हमारा यानी कोई एरर नहीं है, और अगर ये वैल्यू हमारी कुछ भी संख्या आती है दशमलव, तो उसका मतलब उस नंबर की बिट पे हमारा एरर है, उस बिट को फ्लिप कर दीजिए। इस तरीके से हम हैमिंग कोड निकालते हैं। इसी के साथ हमारी ये फर्स्ट यूनिट ख़त्म होती है। आज का लेक्चर लगभग 1 आवर का हो गया, बहुत लंबा हो गया। असाइनमेंट नंबर 2 आपका देख लीजिए, आपको फर्स्ट कन्वर्ट करना है, एक बाइनरी नंबर है जिसका ग्रे कोड निकालना है। फिर आपको ये कोई डेटा है 1 0 0 1 1 0 1, इसका हैमिंग कोड वर्ड निकालना है कि हैमिंग कोड क्या बनेगा। 7 नंबर का 7 डिजिट का डेटा है तो उसका हैमिंग कोड कितने डिजिट का बनेगा ये निकालना है, और उसमें कौन कौन सी लोकेशन पे आएगा। फिर एक नंबर है 25 जिसका एक्सेस 3 कोड निकालना है। ये 3 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में करने हैं। फर्स्ट असाइनमेंट अभी तक आप लोगों ने सबमिट नहीं किया है। फर्स्ट असाइनमेंट में फिर से बता रही हूँ कि ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को करके मुझे मेल करने हैं, जो कि कन्वर्जन पे है, नंबर सिस्टम के कन्वर्जन पे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर किसी को कोई क्वेरी है तो उसके लिए मैं ई क्लास लूँगी। ई क्लास में प्लीज़ आप मुझसे पूछें अगर आप लोग असाइनमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो। ओके, थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।